तुम इस एग्ज़ाम में किसी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आईएएस होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन असली में उसका मैंडेट क्या है। फर्स्ट ईयर में तो कभी भी सिविल सर्विसेज की प्रेप नहीं करनी चाहिए। कि दैट आप 1 साल लगाओ, 1 साल खराब करो, खराब नहीं हो, कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन है कि आप अपनी नींव स्ट्रांग कर रहे हो। बल्क में गाइडेंस दी जाती है। आई थिंक वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, और कॉलेज के 4 साल में पर्सपेक्टिव चेंज होना ज़रूरी है। और लोग ये बोलते हैं कि आईआईटी वाले ज़्यादा निकाल लेते हैं ये एग्ज़ाम। Hi everyone. Today we have with us Saurav Belani. So Saurav is IT Roorkee graduate and currently working as an IRS officer. Saurav is very close friend of mine. We studied together in IIT and we played together hockey. It is such a pleasure hosting you, Saurav, today. थैंक यू सो मच प्रियंपाल फॉर इनवाइटिंग मी। Great. So Saurav, हम शुरुआत करते हैं अर्ली लाइफ से, लाइक मतलब आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा था, अगर आप थोड़ा सा बताओ उसके बारे में तो। एक्चुअली मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से हूँ, तो इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन इन नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश। एंड स्कूलिंग मेरी हम्बल ही गई, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी हम्बल ही रहा। तो 10th तक आई वॉज इन मंदसौर, एंड देन लाइक एवरी अदर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट मैं कोटा गया 2 साल, और उसके बाद आई लैंडेड इन रुड़की इन 2018 2014। Got it. So 2014 में you came in IIT, right? तो IIT में आने के बाद लाइफ कैसे बदली, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा IIT रुड़की का? एंड एज आई नो कि आपने स्पोर्ट्स भी खेला कॉलेज में, तो वो कैसी जर्नी रही, मतलब वहां से क्या सीखने मिला आपको? हाँ, रुड़की तो बहुत गज़ब ही है। कॉलेज का कैंपस, कॉलेज की वाइब अलग ही है, और वो लाइफ अभी भी वहाँ से निकलने के बाद भी साथ ही रहती है। उसकी मेमोरीज हमेशा फ्रेश ही रहती है माइंड में। कॉलेज के 4 साल बहुत अच्छे गए। उसका सबसे एक बड़ा रीज़न था कि आई वॉज अटैच विद द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी इन रुड़की। और हम लोग हॉकी टीम जो थी रुड़की की, वो हमेशा से ही फेमस है फॉर बीइंग हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा भी, बहुत सारी मेमोरीज भी ली, और वो सारी अभी भी साथ रहती हैं। जब भी कॉलेज जाते हैं, हर बार खेलते हैं, तो वो मेमोरीज हमेशा रिवाइव होती रहती हैं। सो मतलब स्पोर्ट्स ने आपको, मतलब आपको क्या दिया? जैसे मुझे पता है कि मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ हैज बीन स्पोर्ट इन कॉलेज, तो उससे मेन की लर्निंग्स क्या रही आपकी? स्पोर्ट्स एक्चुअली सब कुछ शेप करता है। स्पोर्ट्स आपकी पूरी पर्सनालिटी शेप करता है। स्पोर्ट्स इंश्योर करता है कि आप हेल्दी रहें। स्पोर्ट्स इंश्योर करता है कि आपकी एक कमराडरी बने, ऐसे कुछ फ्रेंड्स बने जो आप कॉलेज के बाद भी चेरिश करो। मैं जानता हूँ हमारे रुड़की के ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो बोलते हैं कि यार अब कॉलेज में जाके क्या करेंगे, वहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे पास हमेशा कॉलेज में मेरे 20-25 जूनियर हैं जो एक लेगेसी हॉकी की कंटिन्यू हो गई है, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनसे मैं आज भी टच में रहता हूँ, उनसे आज भी अपडेट लेता हूँ, उनको सिखाता हूँ, उनसे सीखता हूँ। तो वो जो एक टच है कॉलेज का आज भी मेरे अंदर, वो इसीलिए है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेला। बाकी स्पोर्ट्स से पर्सनालिटी ट्रेड्स बहुत ज़्यादा शेप होते हैं। जैसे एक तो मेहनत करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो कोई चीज़ आपको पता है कि ये चीज़ करनी है तो करनी है। अब वो 2 घंटे ले चाहे 4 घंटे ले, चाहे क्लास से पहले आना पड़े चाहे क्लास के बाद आना पड़े, खेलना है तो खेलना है, चीज़ करनी है तो करनी है। दूसरी चीज़ ये कि वो स्पोर्ट्स हमेशा लीडरशिप स्किल्स सिखाता है। स्पोर्ट्स में, मैचेस में, प्रैक्टिस में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारा अच्छा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ख़राब होगा। किसी साथ वाले का अच्छा होगा, कुछ कुछ ख़राब होगा। तो लीडरशिप स्किल इस चीज़ में हेल्प करती है कि तुम उससे जल्दी सीखते हो, तुम उसको ज़्यादा सिखाते हो। और वो बॉन्ड्स भी जो बनते हैं वहाँ पे, वो इन अ वे मेरी मेरी समझ ये है कि वो बॉन्ड्स लाइफ टाइम के लिए होते हैं। तो ये सबसे एक थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ से जो बॉन्ड्स बनते हैं, वो तुम्हें सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, वो फिर तुम्हें करियर में भी हेल्प करते हैं। वो तुम्हें एज अ सपोर्ट सिस्टम भी रहते हैं तुम्हारे कॉलेज में। तो वो हर चीज़ में हेल्प करता है तुम्हें। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ जो है वो नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से बहुत डिफरेंट होती है, और बहुत ही ज़्यादा एनरिचिंग होती है। राइट। सो सौरभ, एक मेरा कॉमन क्वेश्चन जो मेरे मेरे को भी लोग बहुत पूछते हैं कि जब वो फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं तो कुछ लोगों को एक सडन एनलाइटनमेंट होता है कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, एंड देन दे सडनली काइंड ऑफ पुट देयर फोकस इन स्टडीज
वो अगर स्पोर्ट्स में अच्छा भी कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, उन्हें लगता है स्टडीज में मेरा फोकस नहीं हो पा रहा है, या वो किसी और भी किसी बेटर क्लब के मेंबर होते हैं, वो भी उस चीज़ें छोड़ देते हैं। तो व्हाट इज योर मतलब ऐड ऑन की मतलब आप कैसे उस चीज़ को देखते हो कि मतलब क्या सही ही है वो क्लब्स को छोड़ के यूपीएससी की तैयारी में घुस जाना फर्स्ट ईयर से, या मतलब आपका क्या पर्सपेक्टिव है? हाँ, मेरी समझ ये है कि फर्स्ट ईयर में तो कभी भी सिविल सर्विसेज की प्रेप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यू आर फ्रेश आउट ऑफ योर क्लास ट्वेल्थ, और अगर तुम किसी आईआईटी में गए हो इसका मतलब तुमने 11th 12th तो पढ़ा ही पढ़ा है। तो यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड एनी अदर साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो आई थिंक सबसे पहले तो 1-2 साल ये फिगर आउट करने में लगाने चाहिए कि क्या क्या अवेलेबल है। तुम्हें आईआईटी एक प्लेटफॉर्म मिला है, उस प्लेटफॉर्म से क्या क्या ऑप्शंस खुले हैं। ठीक है, हमारे पास, हमने जब ग्रेजुएट किया तो हमारे पास हर तरह के लोग थे। कोई डांसर बनना चाहता था, कोई कैमरामैन बनना चाहता था, किसी को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, किसी को साइंस परस्यू करना था, किसी को आर्ट्स परस्यू करना था, किसी को इकोनॉमिक्स परस्यू करना था। उन लोगों को वो सब चीज़ें इसलिए पता लगी क्योंकि उन्होंने वो सब किया। तो अगर तुम शुरुआत से ही मोनोलिथिक हो जाओगे इस चीज़ को लेके कि मुझे एक ही दिशा में जाना है, तो हो सकता है कि 2-3 years डाउन द लाइन तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो। और कॉलेज के 4 साल में पर्सपेक्टिव चेंज होना ज़रूरी है, होते ही हैं, होना भी ज़रूरी है, अदरवाइज तुमने उस प्लेटफॉर्म का इफेक्टिवली यूज़ नहीं किया। तो आई थिंक कि अगर प्रिपरेशन सोचनी भी है तो सेकेंड ईयर के एंड से पहले तो नहीं सोचनी चाहिए। सेकेंड ईयर में आने के बाद अगर तुम्हारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनसे तुम टच में हो, वो कर रहे हैं, तो जानो कि क्या है, सर्विस क्या ऑफर कर रही है, एग्ज़ाम का नेचर कैसा है। लेकिन आई थिंक अगर सीरियस पढ़ाई शुरू करनी है तो सेकेंड ईयर के बाद से शुरू करनी चाहिए। गॉट इट। एक 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 और कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि जब जब इंसान सोच रहा है कि एक कीड़ा तो आ जाता है फर्स्ट ईयर में, राइट? जिसको कीड़ा होता है वो फर्स्ट ईयर में से आना शुरू हो जाता है कि मेरे को करनी है। हम्म। बट मान लो जैसे आपका पर्सपेक्टिव है कि भाई सेकेंड ईयर तक कॉलेज जो भी ऑफर कर रहा है उसमें मचा लो, जो भी एक्सट्रीम टच कर सकते हो एटलीस्ट फॉर इनिशियल 2 years, execute that. After 2 years you can start kind of start preparing, you can start looking for the resources. बट एक और प्रॉब्लम जो आती है कि अगर वो किसी थर्ड ईयर के सीनियर से कनेक्ट करे, किसी फोर्थ ईयर के सीनियर से कनेक्ट करके जिसने सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन शुरू करी है, दैट इंडिविजुअल इज आल्सो नॉट वेरी क्लियर। So somewhere they seek mentorship from somebody who has cleared civil services, but it's not easy to have the access because people are busy and they do not have a common connect. तो ऐसे लोगों को how मतलब what would be your suggestion that how they can seek mentorship, या फिर मतलब उनका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए तैयारी को लेकर के कि ये मैं इन रिसोर्सेज से शुरू करूं? जैसे एक मेरे जूनियर ने मुझसे पूछा कि सर मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो कैसे कैसे करूं मैं तैयारी, राइट? तो though everything is available on internet, but they are so flooded with it's like where is the concise study material, या मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से कैसे फिट बैठेगा? तो हाउ वुड यू एडवाइज कि यार एटलीस्ट ये चीजें करके देखो और ये इसका पीछे का पर्सपेक्टिव है कि व्हाई इट शुड बी डन। आई थिंक ये करियर काउंसलिंग का जो इशू है ये स्टार्ट ही बहुत पहले से हो जाता है। और सिविल सर्विसेज तो एग्ज़ाम भी ऐसा है कि इतने ज़्यादा फेसेट्स हैं एग्ज़ाम के कि मैंने क्लियर करने के बाद भी मैं सीखता ही रहता हूँ कि अच्छा इस तरीके से भी एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, उस तरीके से उस बंदे ने एग्ज़ाम निकाला है। तो वो जो अनएंडिंग मटेरियल है इंटरनेट पे, मेरे हिसाब से कोई भी टॉपर झूठ तो नहीं बोलता है। तो सब ने अपने अपने तरीके से निकाला होता है। अब सवाल ये है कि तुम किसको ट्रस्ट करते हो। तुम जिसको ट्रस्ट करोगे उसको तुम फॉलो कर पाओगे, उसकी एडवाइसेस तुम इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि खुद की एक बेस बनाना चाहिए। वो टॉपर टॉक्स के थ्रू बन सकता है, एक बेस हो तुम्हारे पास जिसमें कोई तुम्हें हेल्प भी करना चाहे तो वो वैल्यू ऐड कर पाए। तुम इस एग्ज़ाम में किसी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सबकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेसेस होती हैं, वो हर बंदे की इंडिविजुअल होती हैं। फिर एक बार तुमने खुद का बेस बना लिया तो आई थिंक कि थोड़ी सी भी अगर नेटवर्किंग है तो यू कैन फाइंड पीपल हु हैव क्लियर्ड और आर एट अ स्टेज वेयर दे कैन गाइड यू। आई थिंक यूपीएससी में जो ये ट्रेंड है अब के बल्क में गाइडेंस दी जाती है, आई थिंक वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। पर्सनलाइज मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो
it's very important that you find the right people whom you can trust, who understand your strengths and weaknesses, and then they guide you accordingly. So I think to get a good mentor is a bliss in this examination. मतलब one of the important factors why one clears or one does not clear is the amount of guidance. और लोग ये बोलते हैं कि आईआईटी वाले ज़्यादा निकाल लेते हैं ये एग्ज़ाम, या वो लोग आराम से कर लेते हैं. आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजन्स इज़ नॉट दैट वन इज़ स्मार्ट और वन इज़ नॉट स्मार्ट. आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ द गाइडेंस विच वन गेट्स, और वो आई थिंक सीनियर्स के थ्रू ही मिलती है. दूसरा तरीका ये है कि यू कैन रीड ब्लॉग्स, यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज़, तो वो एक तुम्हारा बेस बनाएगा. साथ में इफ़ यू कैन गेट अ लिटिल बिट ऑफ पर्सनलाइज मेंटरशिप, दैट वुड बी अ गुड वे टू गो अबाउट द एग्जाम. राइट. सो जैसे कुछ लोग जब तैयारी शुरू करते हैं तो दे हैव दिस शॉर्ट टर्म अप्रोच इन देयर माइंड कि जस्ट आफ्टर कॉलेज आई विल अपीयर एंड आई विल जस्ट किल द एग्जाम. And in the because of they are in hurry, somewhere they kind of take shortcut in building the base. So on that part, let's say I has to start preparation from tomorrow and I haven't done anything, the background work. What would be the very initial resources that I should go through that might not help me but it will help me build foundation? So what are those basic resources to start with that at least I can give 1 year, which is just for kind of hands on the basics. So what are those resources to start with कि that आप 1 साल लगाओ, 1 साल खराब करो, खराब नहीं हो, कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन है कि आप अपनी नींव स्ट्रॉन्ग कर रहे हो. तो what are those main things to be done that you call as a foundation? आई थिंक इस क्वेश्चन के 2-3 फैसेट्स हैं, और वो जो स्टार्टिंग वाला टाइम है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो. जैसे मान लो कि आपको पक्का ही है सेकेंड ईयर से कि मुझे करना ही है, तो यू कैन स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर. दैट्स द फर्स्ट थिंग. एंड आई थिंक न्यूज़पेपर तो सबको ही पढ़ना चाहिए टू बिकम अ अवेयर सिटीजन. सेकेंड थिंग इज यू कैन स्टार्ट विथ बायोग्राफीज ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी इन सर्विस, क्योंकि ये एग्ज़ाम और जो सर्विस है उसके अराउंड एक सोशल ऑरा है और एक उस सर्विस का एक्चुअल मैंडेट है. काफ़ी बार जो लोग डायरेक्टली सिविल सर्वेंट्स को नहीं जानते या जो फर्स्ट जनरेशन सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो लोग सोशल ऑरा को लेते हुए प्रेप करते हैं कि आईएएस होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन असली में उसका मैंडेट क्या है वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा या तो किसी ने कहीं लिखा होगा, या कहीं किसी ने बोला होगा, या तुम किसी से मिलके जान पाओगे. तो इन तीनों चीज़ों के जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो पॉडकास्ट हो गए, बायोग्राफीज़ हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, देश दुनिया के बारे में कोई बेसिक बुक्स जो कि नॉन फिक्शन है, उनसे स्टार्ट कर सकते हैं. मेरे हिसाब से डायरेक्टली सिलेबस की बुक्स पे जंप करना सही नहीं है. तो स्टार्टिंग में यू कैन रीड दोज बुक्स फॉर 6 to 8 months टू क्रिएट अ बेस. उसके बाद फिर 2 से 3 महीने यू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम. इतने ज़्यादा पेपर हैं, 2 पेपर पहले होते हैं, 9 पेपर उसके बाद होते हैं, जिसमें से 7 के मार्क्स जुड़ते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है. तो यू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस एग्ज़ाम डिमांड. वो टॉपर टॉक्स, यूट्यूब वीडियोस, खुद का एनालिसिस, पेपर देख के हो जाएगा. तो अगर किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग नींव बनानी है और उसके पास समय है, तो आई थिंक स्टार्टिंग के 6-8 महीने इस चीज़ में निकाले जा सकते हैं. उसके बाद यू कैन स्टार्ट विथ रिसोर्सेज. आई थिंक 1 year is sufficient to prepare if you have made the base already. अगर ये बेस बना हुआ है तो आप साल भर में रिसोर्सेस वाली बुक्स पढ़ के एग्ज़ाम निकाल सकते हो. लेकिन अगर कोई जॉब करके या फिर ग्रेजुएशन के बहुत बाद या करियर स्विच के लिए सोच रहा है, तो आई थिंक उसके पास इतनी लिबर्टी नहीं है टाइम की, तो उसको जल्दी शुरू करना होगा. तो in that case you can go for personalized mentorship. You can directly start with newspaper, but still वो जो यूपीएससी एग्ज़ाम समझने का पार्ट है वो तो करना ही पड़ेगा. तो उसके लिए आप एक आधी महीना दे के ये समझ लें कि मेरे शेड्यूल में, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, मेरे शेड्यूल में मैं कितना टाइम दे पाऊँगा और मुझे कैसे आगे चलना है. तो आई थिंक इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज यू आर, हाउ मच टाइम डू यू हैव, what is the phase of life you are going through. तो
वो हर तरीके से पर्सनलाइज्ड आंसर आपको निकालना पड़ेगा टू गेट थ्रू दिस एग्जाम. Yeah. So Saurav, you highlighted one very good thing, that social aura and actual mandate. So can you shed a light? What is your perspective? मतलब बहुत लोगों को एक डिफरेंट इमेज होता है इस चीज को लेकर के, और हर इंसान जो सर्विस में है या नहीं है, उसके एक नजरिया है. तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है, ये इसमें क्या डिफरेंस है? आई थिंक ये चीज के सिविल सर्विसेज का जो सोशल व्यू है वो एक्चुअल मैंडेट से काफी डिफरेंट है. और एक्चुअल मैंडेट एक्चुअली जैसे जैसे इंडिया डेवलप हुआ है वैसे चेंज भी हुआ है, लेकिन समहाउ ड्यू टू एनी नंबर ऑफ रीजंस वो सोशल ऑरा उतना चेंज नहीं हुआ. तो देर आर सर्टेन प्री कंसेप्शंस विथ सिविल सर्विसेज जो लोग मान के चलते हैं कि ये होगा ही, कि हमारी तो कंफर्टेबल लाइफ होगी या फिर हम जहाँ चाहेंगे वहाँ काम कर पाएंगे. तो इस टाइप की छोटी छोटी चीजें जब लोगों को नहीं पता होती और वो लोग फिर सर्विसेज में आते हैं तो वो डिसइल्यूजन से हो जाते हैं. स्पेशली दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर पीपल हु आर फर्स्ट जनरेशन सिविल सर्वेंट्स जिनको नहीं पता होता व्हाट एक्चुअली सर्विस एंटेल्स. तो आई थिंक कि जो हम लोग बेस की बात कर रहे हैं उसमें एक पोर्शन ये भी होना चाहिए कि एक्चुअली मैं क्या काम करूंगा, एक्चुअली मेरी वर्क लाइफ कैसी होगी, एक्चुअली क्या मेरी पर्सनालिटी जो वर्क मैंडेट मेरा होगा उससे मैच करेगी क्या. क्या अगर मैं पावर सीख कर रहा हूँ तो क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को तैयार हूँ, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस कॉस्ट पे आती है. ठीक है. तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर जैसे सब लोग ये एग्जाम आईएएस या आईपीएस बनने के लिए देते हैं, लेकिन उसके साथ जो पब्लिक स्क्रूटिनी आती है आपकी पर्सनल लाइफ में, आर यू रेडी टू हैंडल दैट? Does your personality have that traits to be calm, composed? You are emotionally intelligent enough to tackle those challenges. तो आई थिंक वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए इस डिसीजन लेने का कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना क्यों है और मैं बन के वहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिकमिंग एन आईएएस, इट्स अबाउट बिकमिंग अ गुड आईएएस सो दैट यू सर्व द नेशन वेल. तो आई थिंक वो डिसीजन का एनालिसिस भी थोड़ा आपके बेस वाली प्रिपरेशन में होना चाहिए. अगर थोड़ा सा, इफ यू कैन टच अपॉन हाउ टू एक्सप्लोर, लाइक हाउ टू डीप डाइव इन सवालों पे जो आपने हाईलाइट किए. आई थिंक कॉलेज इस मामले में एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप कहीं भी जा सकते हो. जैसे मैंने एक इंटर्नशिप की थी जो कि एक सिविल सर्वेंट के अंडर ही थी. तो मैं उनके साथ 2 महीने रहा, मैंने देखा वो बंदा सुबह एट द एज ऑफ 56 57 ऑल्सो ही वर्क्स फॉर 14 आवर्स अ डे. उनका बहुत ही सिंपल काम है. हम लोग जो देखते हैं कि सिविल सर्वेंट ये कर सकता है वो कर सकता है, ऐसा नहीं है. ही वर्क्स लाइक अ नॉर्मल पर्सन हु वर्क्स इन ऑफिस. ठीक है. वो अपना मैंडेट को किस तरीके से हैंडल करते हैं, मतलब उनको कितने लोगों से मिलना पड़ता है, कितनी फाइलें, कितनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो डेली बेसिस पे लेते हैं, वो वर्क प्रेशर, वो सोसाइटी का प्रेशर, वो मीडिया का प्रेशर, वो चीज़ें आप लाइव हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप कॉलेज में हो इंटर्नशिप्स के थ्रू, या फिर आप कॉलेज के बाद भी बहुत सारी ऐसी फेलोशिप्स हैं जहाँ पे आप जाके साल भर फेलोशिप करके सिविल सर्वेंट्स के साथ आप उठ बैठ के ये समझ सकते हो कि एक्चुअल लाइफ क्या है. तो वो जो कॉस्ट बेनिफिट है वो समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर फ्रॉम गुड कॉलेजेस. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सिविल सर्विसेज ही मिल रहा है. देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज थ्रू योर ब्रांच, थ्रू योर कॉलेज. लेकिन आप सिविल सर्विसेज चूज कर रहे हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो चीज एक्चुअली है क्या, वो मेरे लिए बनी है कि नहीं. इट्स नॉट अ वन साइज फिट ऑल अप्रोच. तो सबका अपना एक टेम्पर होता है. अगर वो टेम्पर सिविल सर्विसेज में फिट नहीं करेगा तो यूपीएससी ही छाड़ देता है. लेकिन सपोज आप यूपीएससी से भी निकल गए तो आप सर्विस में परेशान रहोगे. इससे अच्छा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चूज करेंगे आपको सिविल सर्विसेज में आना है कि नहीं, और आना है तो कौन सी सर्विस में आना है. गॉट इट, गॉट इट. एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैं ऑप्शनल कैसे चूज करूं, वो जर्नी को कैसे एक्सप्लोर करूं, है ना, क्योंकि वो एक मेक और ब्रेक वाला डिसीजन है, और लोगों को नहीं पता होता, तो दे वुड वांट टू सीक समथिंग व्हिच कैन गिव देम एन एज. सो हाउ वन कैन टैकल दिस?
आई थिंक ऑप्शनल सच्ची में मेक और ब्रेक है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को जो सिर्फ ऑप्शनल की वजह से पार हो गए या सिर्फ ऑप्शनल की वजह से रुके हुए हैं। और क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में एक गलत डिसीजन लिया, उसकी वजह से उनको डाउन द लाइन एक पूरा सब्जेक्ट पूरा बैचलर लेवल तक पढ़ने के बाद 3-4 साल बाद फिर से एक नया सब्जेक्ट उठा के पढ़ना पड़ा। तो वो बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। इसलिए चूजिंग अ ऑप्शनल इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डिसीजंस। बट इस चूजिंग द ऑप्शनल क्वेश्चन के अराउंड बहुत सारे मिथ्स भी हैं मार्केट में। जैसे कुछ लोग सिर्फ वो ऑप्शनल्स भी रिकमेंड कर देते हैं जो अभी चल रहे हैं, या फिर जिनमें पिछली बार का रैंक वन निकला है। आई थिंक वो सही तरीका नहीं है ऑप्शनल चूज करने का, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत टाइम तक पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा समय के लिए पढ़ना पड़ेगा, और उस सब्जेक्ट में यू शुड बी द बेस्ट। ऑप्शनल्स में रिलेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आप बाकी लोगों से अच्छे हैं तो आपके नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे। क्या क्या फैक्टर्स हैं ऑप्शनल चूज करने के? सबसे पहला तो ये है कि अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपको पसंद है तो द बेस्ट ऑप्शन इज दैट ओनली, क्योंकि उसमें आपका बेस है। जैसे मेरे साथ ये था कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग इतनी पसंद नहीं थी, तो मैंने पहले ये फिगर आउट किया कि अच्छा ये नहीं लेना है। फिर मैंने सोचा कि अच्छा क्या लेना है, तो द फर्स्ट प्रेफरेंस शुड गो टू योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। अगर नहीं तो उसके बाद जो फैक्टर्स हैं उनमें दो तीन चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। एक ये, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट आप कैसे ढूंढोगे? वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, सिलेबस देख लो, मार्केट में जो मटेरियल है वो देख लो। अगर आपको लगता है कि ये मैं पढ़ के लिख सकता हूँ तो यू शुड गो फॉर इट। दूसरा तरीका ये है कि आप ये देख लो कि क्या पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं मार्केट में, और आप उन सब की एक शैलो रीडिंग कर लो। टेक गिव 2-3 मंथ्स जो भी लगते हैं, लेकिन उसको सही से करो, ताकि जो आप जॉल डाउन करो एक सब्जेक्ट वो अच्छा हो और वो आपकी पसंद का हो, जो आपको बाद में सेकंड थॉट्स ना दे। तीसरी चीज ये है कि कभी भी अनएक्सप्लोर्ड ऑप्शनल्स में जाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। जैसे बहुत लोग लैंग्वेज पेपर्स से भी एग्जाम निकाल लेते हैं, और लैंग्वेज पेपर्स में जनरली सिलेबस कम होता है, और अगर नोट्स की अवेलेबिलिटी हो उस सब्जेक्ट में तो वो बहुत एक अच्छा एडवांटेज दे देता है, क्योंकि कम टाइम में एक डिसेंट स्कोर आ पाता है। तो आई थिंक सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद ही एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन पे आना चाहिए, और कोई इमोशनली मूव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या फिर इसलिए नहीं कि मेरे सीनियर ने ये ले लिया था तो मैंने भी यही ले लिया, और 2 साल बाद यू रियलाइज के उनको समझ आ गया लेकिन मुझे उतना नहीं आ गया। तो आई थिंक कि एक रैशनल वे में अगर डिसीजन लिया जाए तो ऑप्शनल सही चूज किया जा सकता है। गॉट इट। आपका क्या ऑप्शनल था और आपने उसके लिए प्रिपरेशन कैसे की? मतलब जो आपका फ्लो ऑफ प्रिपरेशन रहा है कि कोचिंग की या दीज सेट ऑफ बुक्स यू फॉलोड, सो इफ यू कैन हाईलाइट दैट। मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस चूज किया था, और जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग को रिजेक्ट कर दिया जो कि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, तो उसके बाद पॉलिटिकल साइंस केम नेचुरली टू मी, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंटरेस्ट था। वो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के समझ आया, तो मुझे लगा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि इसके रिसोर्सेस मैं ढूंढता हूँ। तो एक कोचिंग है शुभ्रा रंजन आईएएस करके, अ, वही है मैम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस सब्जेक्ट में। तो मैंने उनके यहाँ आफ्टर ग्रेजुएशन कोचिंग की थी, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे भी फाइनल ईयर पे उनके नोट्स करोल बाग से खरीद के पढ़े थे। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद 6 महीने उनके यहाँ फुल टाइम कोर्स किया था। बहुत लोग बहुत सारे अदर सोर्सेज भी फॉलो करते हैं, जैसे इग्नू का मटेरियल हो गया, या फिर और जो रेप्यूटेड कोचिंग्स हैं मार्केट में। तो आप पीएसआई की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ ये ध्यान रखें कि एक 300 वर्ड का ही आंसर लिखना है। तो उस टॉपिक पे आपकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको इन डेप्थ रिसर्च नहीं करनी है। लेकिन क्योंकि सिलेबस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है पीएसआई का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिलेबस अच्छे से कवर करें और आंसर राइटिंग पर ध्यान दें। तो एक बेसिक सोर्स पकड़ें, चाहे वो मैम के नोट्स हो,
चाहे वो कोई और नोट्स हो, कुछ लोग टॉपर नोट्स के थ्रू भी पढ़ते हैं। तो जो भी आप सोर्स पकड़ें डिपेंडिंग ऑन योर टाइम, उसको आप फॉलो करें और उसी को बार बार रिवाइज करें और टेस्ट लिखें, ताकि जो एक्चुअल आंसर आपका बने 3 घंटे में, वो अप टू द मार्क बने। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू रीड अ लॉट, but it's important that what you read you are able to reproduce in paper. I think this is the basic mantra for PSIR. गॉट इट। नाउ ऐसा कोई सवाल जो हर एस्पिरेंट की लाइफ में होता ही होता है, सवाल क्या वो फैक्ट होता है जो फेस करना होता है, कि व्हाट हैज बीन द इमोशनल जर्नी, कि पेपर जाने से पहले डर लग रहा है, घबराहट हो रही है ना, तो और अगर रिजल्ट में नहीं आया, प्रीलिम्स में फंस गए या मेंस में फंस गए, तो उसके बाद हाउ वन ओवरकम्स, या आपकी क्या जर्नी रही, कि मतलब व्हाट सेल्फ टॉक यू यूज्ड टू डू, कि बॉस मेरा इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिख रहा है इतना और जा रहा है। तो आपकी क्या जर्नी रही, मतलब ये इमोशनल जर्नी जहां पर आपके फेलियर्स भी आपने फेस किए एंड सक्सेस भी आपने देखी? आई थिंक मैंने ये एग्जाम का हर स्टेज देख लिया है। मैंने प्री भी फेल किया है, मैंने मेन भी फेल किया है, मैंने लिस्ट में भी आया हूँ, मैं लिस्ट में आने के बाद भी वो सर्विस नहीं मिली जो मैं चाह रहा था, तो मैं 2 बार लिस्ट में आया हूँ। लेकिन तो मैंने हर स्टेज को एक्सपीरियंस किया है। तो मेरे हिसाब से ये जर्नी दोनों तरीके से है। ये जर्नी सिखाती भी बहुत कुछ है, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बना देती है, but it also takes a lot of toll, especially in early years, which for some people is unbearable if you don't have the kind of support system which this exam demands. And fortunately, I have had that support system through my family, friends, through my seniors, juniors, colleagues, एंड ऑल। बट आई थिंक काफी लोगों के लिए वो नहीं होता है, स्पेशली जो करोल बाग वाला जीवन है, जो दिल्ली वाला जीवन है, वहां पे लाइफ बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस और प्रेशराइजिंग हो जाती है। आई थिंक दैट कुछ चीजें हेल्प करती हैं। एक तो ये कि व्हाट इज योर एग्जिट प्लान, व्हाट इज योर प्लान बी ऑफ दिस एग्जाम, एंड आई थिंक इट्स अ मिथ टू से दैट प्लान बी इज फॉर फेलियर, द पर्सन हु आर अ फेलियर। I think Plan B is one of the most rational things which one can do to regain one's confidence in this exam. तो वो आपको एक फिक्स पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मैं इतने एफर्ट के बाद अपना एक प्लान बी चूज करूंगा और साथ में देना है कि नहीं फिर डिसाइड करूंगा। पहली चीज वो। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखने की बात है कि आपको हमेशा अपनी हॉबीज जो भी हैं उनका ध्यान रखना है, उनको थोड़ा बहुत करते रहना है, लाइफ से एकदम कट ऑफ नहीं कर देना है। दिस इज जस्ट अ एग्जाम, अगर हम इसको एग्जाम की तरह ही रखेंगे तो ही ये एग्जाम निकलेगा। इफ वी मेक इट लार्जर देन लाइफ, तो हमेशा वील फेस सो मच ऑफ सैडनेस बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स। तो आई थिंक के हमें वो चीज को उतना ही रेस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए और अपनी लाइफ भी साथ में चलाते रहनी चाहिए। स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक इज हेल्थ। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे तो आपका एग्जाम में फोकस भी बनेगा, आप प्रिपेयर भी कर पाओगे अच्छे से, आप खुश भी रहोगे। लेकिन मैंने देखा है कि मोस्टली इस जर्नी में लोग इतना वेट गेन कर लेते हैं, हेयर लॉस हो जाता है, इस टाइप की चीजें हो जाती हैं जो अपने आप में और वो डिप्रेशन के साइकिल को एग्रीवेट कर देती हैं। तो डू व्हाट यू फील गुड, वो थोड़ी थोड़ी देर में वो करते रहना चाहिए, या रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐसी चीजें करते रहनी चाहिए विच कीप्स योर मूड रिजुविनेटेड। तो आई थिंक एक बैलेंस हमेशा होना चाहिए आपकी सोशल लाइफ और आपकी प्रिपरेशन लाइफ का। अगर आप इस एग्जाम को लार्जर देन लाइफ बना दोगे तो वो उसके जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो आपको और ज्यादा हैवी लगेंगे। तो वो चीज का हमेशा ध्यान रख के प्रिपरेशन करनी चाहिए। गॉट इट। मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन जो आपने थोड़ा इस पर टच अपॉन भी किया, दैट अबाउट हेल्थ, बिकॉज दैट हैड बीन माय पर्सनल जर्नी, कि मेरे को भी ये था कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, मेरी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच थी, आई हैड द गुड ग्रेस्प, एंड मेरा बी प्लान भी रेडी था कि अगर सिविल सर्विसेज नहीं होता है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज तो हो ही जाएगा, बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग आई एम कीपिंग इट एज एन ऑप्शनल। बट जब मैं सिविल मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, आई हैड दिस स्ट्रेन इन माय हेड, and because of that it's like I got derailed. I didn't continue after getting into service, but again it turned out to be a blessing for me because I had other plans to explore. But we know that हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं
जो इस जर्नी में बहुत कुछ गवा चुके हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, है ना। शायद उनका केवल एक एग्रेशन रहा होगा प्रिपरेशन को लेकर के, तो वो एग्रेशन की वजह से लोग इस फैक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई हेल्थ भी टोल ले सकती है। ये ऐसा वेरिएबल है जो काउंट में लिया ही नहीं प्रिपरेशन करते वक्त। लोगों ने सब कुछ काउंट कर लिया कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, बट हेल्थ एज अ पैरामीटर है जिसको जिसको काउंट किया ही नहीं। So what is your perspective that while somebody is in the preparation, what can go wrong and how one can keep a good health? क्या क्या basic measures कर सकते हैं या आपने एटलीस्ट अगर फॉलो किए होंगे तो if you can highlight on that. आई थिंक हम जिस स्टेज में प्रिपरेशन शुरू करते हैं उस स्टेज में हमारी बॉडी स्टार्टिंग में वो स्ट्रेस बहुत आसानी से झेल लेती है। जो मेंटल स्ट्रेस है, जो फिजिकल स्ट्रेस है, जो आप 8-8 10-10 घंटे चेयर पे बैठ रहे हैं, आपकी बॉडी स्टार्टिंग में वो स्ट्रेस झेल लेती है। लेकिन आफ्टर अ व्हाइल इट स्टार्ट्स गिविंग यू सिग्नल्स। जैसे कुछ लोगों को लोअर बैक पेन होने लगेगा, कुछ लोग को नेक पेन होने लगेगा, कुछ लोगों के थाइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी हो जाएगी, या फिर पैर दुखने लगेंगे, पैर सूजने लगेंगे। These are the signs where your body is saying that it is at the stage of failure. And I have seen so many people ignoring those signs just because they have an exam next month. And इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले इतने बीमार पड़ गए कि आप उतना भी परफ़ॉर्म नहीं कर पाए जितना आप शायद आखिरी पूरे महीने नहीं पढ़ते तो भी उतना ही परफ़ॉर्म कर पाते जितना आप बीमार होके परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना इज़ फर्स्ट फर्स्ट नेसेसिटी नॉट अ चॉइस। क्योंकि और ये चीज़ स्पेशली तब समझ आती है व्हेन यू आर इन योर लेट 20s, जब आपको ये समझ आता है कि अच्छा मेटाबॉलिज्म भी कोई चीज़ होती है। वो स्लो हुआ तो उससे बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें कि व्हाट डज़ योर बॉडी डिमांड इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर योर फूड हैबिट्स, या फिर आपकी बॉडी क्या खा के ज़्यादा स्लीप इंड्यूसिंग बिहेवियर होता है, ठीक है? वो सारी चीज़ों का अगर बेसिक नॉलेज है, तो ना सिर्फ आप अपनी हेल्थ अच्छी रखोगे, आप उसको यूज़ करोगे एज़ अ बेटर वे टू बी मोर एफिशिएंट इन योर प्रिपरेशन। जैसे इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि अगर आप सुबह उठ के आधा घंटा रनिंग करके आते हो और उसके बाद आप 4 घंटे पढ़ते हो और आप एक उठते ही 4 घंटे बैठ जाते हो, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी you will have for the rest of the day, the amount of study which you have done in those 4 hours would obviously be much more higher for the person who has gone for running in the morning. तो ये बेसिक चीज़ें, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में सिलेबस से इतना ज़्यादा बॉग डाउन हो जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं नहीं, इतना नहीं पढ़ा तो नहीं होगा। इट्स ओके टू नॉट focus on exercising regularly a week before the exam or in the week of the exam. But since it's not a sprint, UPSC exam एक sprint नहीं है, it's a race. So it's a long marathon. So if you want to practice for the long marathon, you have to run regularly. And that only happens when you focus on good diet, good exercise, good mental health. तो आई थिंक ये सारे पैरामीटर्स लेके ही चलना चाहिए। मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि मैं एक्टिव रहूं और मेरी जो सुबह रिदमिक साइकिल है वो अच्छी हो जाए। तो मैं सुबह उठते ही कोशिश करता था कि आधा घंटा ही सही, 20 minutes of running is good enough for any person to be in really good shape. तो अगर आप 20 मिनट भी अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं सुबह, या फिर किसी दिन आपको लगता है कि बॉडी साथ नहीं देगी, तो यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन डू योगा। आप कोई पॉडकास्ट सुनते सुनते योगा कर लो पढ़ाई का, आप कोई न्यूज़ सुनते सुनते आप बेसिक एक्सरसाइजेस कर लो। तो उससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी बॉडी भी फिट रहेगी जो आपको पूरा दिन एक्टिव रखेगी। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें, अपनी कैलोरी इनटेक को ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि हम लोग एग्जाम के पास आते आते इतना जंक खा गए और इतनी गलत टाइम पे खा गए कि वो आपको अगले दिन आपको लेथार्जिक फील करवा रहा है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ पे एक सेल्फ कंट्रोल के अच्छा ठीक है, इतना खाना है, ये खाना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का ध्यान रखना है। ये बेसिक चीज़ें अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो इट विल आल्सो हेल्प इन प्रिपरेशन एंड हैविंग अ गुड हेल्दी लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ योर करियर। Absolutely. So I have two more questions to kind of end our discussion. One is interview preparation, like which is
वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट एटलीस्ट इट सीम्स लाइक अनप्रिडिक्टेबल कि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है. So how one can prepare for it and how one can feel confident about getting into interview? I think interview preparation is one of the most unique phase of this exam, and it's also one of the most interesting phase of this exam. बिकॉज उससे पहले तक हम हमेशा कॉपी में क्या लिखना है, कौन सा आंसर भरना है, कौन सा सही है, क्या रिसोर्स पढ़ना है, उसके पीछे भागते थे. लेकिन एकदम से जब मेंस के बाद रिजल्ट आता है तो यू आर बीइंग टोल्ड टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज अ ऑफिसर. और काफी लोगों को वो पता नहीं होता कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर सीइंग इनटू यू. एंड वो चीज समझना बहुत जरूरी है टू गेट गुड मार्क्स इन यूपीएससी इंटरव्यू. So I think that one should start with what is the syllabus. Syllabus says that it's not a knowledge test, it's a personality test. तो उसका सबसे बेसिक फैसेट है कि क्या आप अपनी पर्सनालिटी वहां दिखा पा रहे हैं. सबसे पहली चीज वो है. काफी लोग ये करते हैं कि इतने घबरा जाते हैं कि उनकी ट्रू सेल्फ वहां दिखती भी नहीं है. जो वहां लोग बैठते हैं पैनल में, दोज आर वेरी सीनियर गाइज, एंड you should show that kind of respect to them, but then you should also show your personality traits ताकि वो जज कर पाए. अगर वो एम्बिगियस रह जाएंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि किस तरह का बंदा है, तो वो कभी भी खुल के मार्क्स नहीं दे पाएंगे. लेकिन अगर उन्होंने तुम्हारी पर्सनैलिटी देख पाई और वो जज कर पाए कि हाँ ये सिविल सर्विसेज में टिक जाएगा, तो दे गिव यू रियली गुड मार्क्स. तो आई थिंक के फर्स्ट चीज अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस करना, आपके जो गुड ट्रेड्स हैं उनको इनहेंस करना. जो बैड ट्रेड्स है, बैड, गुड एंड बैड इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म. बैड इन द सेंस व्हाट विल हर्ट व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर. अगर ऐसी कोई ट्रेड्स हैं तो उसको बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप उनको सप्रेस कर सकते हैं इन योर पर्सनैलिटी. तो आई थिंक वो जो रीशेपिंग होती है वो आप छोटे टाइम में कर सकते हैं बाय गिविंग मॉक इंटरव्यूज, बाय एनालाइजिंग योर ओन स्पीच. आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करने से, और जनरली अवेयर रहने से, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने से, टॉपिक्स पे अपना ओपिनियन रखने से. आप ये सारी चीज़ें अगर बेसिक करेंगे और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली जाएंगे तो यू विल डू गुड इन इंटरव्यू. Right. So the last question is, what would be your tips and advice to the people who will be just starting their preparation probably this year or are thinking to start their preparation? सबसे पहली मेरी एडवाइस ये होगी कि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम दैट दे हैव चोजन अ पाथ वेयर दे कैन सर्व द कंट्री. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वाइज ऑफ दिस एग्जाम कि वो क्यों करना है. अगर उन्होंने ये प्रिपरेशन चूज की है मतलब उनका इंटेंशन सही है, उनका इंटेंशन देश सेवा का है. अगर आप उस इंटेंशन से आ रहे हैं तो हाफ ऑफ योर वर्क इज डन. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट बी ट्रू टू योर सेल्फ. Never lie to yourself. Don't hide your weaknesses. Try to correct them. इस एग्जाम में वही सक्सेसफुल है जो अपनी गलतियां जितनी जल्दी सीख जाता है, और दूसरी चीज जितनी जल्दी उसको सही कर लेता है. तो यूपीएससी इतने सारे अटेम्प्ट देती ही इसलिए है कि अच्छा, अगर आप सिविल सर्वेंट सही में बनना चाहते हैं, आप में आपको समझ आती है अपनी गलती, तो आप उसको मेहनत से सही करें और अगली बार हम आपको दोनों हाथों से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. तीसरी चीज ये कि ऑलवेज कीप योर सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग. इस एग्जाम में काफी बार आप इतने लोज देखेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे. तो अपना एक सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखें. चौथी चीज, नेवर मिस आउट ऑन लाइफ. ट्राई टू फाइंड small times where you can pursue your hobby, talk to people who are really appreciative of you or who mean well for you. इस ये एग्जाम ये भी सिखाती है कि कौन सही में आपके साथ खड़ा रहेगा लास्ट तक. ठीक है, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में से कट ऑफ करके थोड़े टाइम के लिए, स्पेशली इस प्रिपरेशन फेज में. फिफ्थ चीज इज, जो फाइनल जो मेन मेरा पॉइंट है कि हेल्थ को भी कभी भी नेग्लेक्ट ना करें किसी भी स्टेज पे. ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सोचें कि अभी बहुत ज्यादा इग्नोर कर देता हूँ, बाद में देख लूंगा, या सर्विसेज में तो जाके सब सही हो जाएगा. हमने कितने केसेस देखे हैं जहाँ पे हेल्थ पे ऐसा इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है कि वो बंदा जीने के लिए ज्यादा कॉन्शियस है ना कि इस एग्जाम के बारे में, क्योंकि हेल्थ इतनी ज्यादा सफर कर गई. तो कभी भी ऐसा कोई चीज ना आने दें
जिसकी वजह से आपका शरीर खराब हो, वो आपका सबसे बड़ा एसेट है। बाकी सारी चीज़ें आर सेकेंडरी। तो आई थिंक हेल्थ का अच्छा ध्यान रखें, खुशी से प्रिपेयर करें। यू हैव कम टू दिस preparation because you want to become good, you want to serve the country and do good in life and make others life more peaceful, happy, fulfilling। तो सबसे पहले आपको वो खुद के लिए भी फील करना होना चाहिए। तो उन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड वे में प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम आराम से निकल जाएगा। और इस एग्जाम को एग्जाम की तरह ही ले, अब उसको लार्जर देन लाइफ नहीं बना। एब्सोल्युटली। थैंक्स अ लॉट सौरभ, लाइक जो भी चीजें आपने हाईलाइट करी हैं बहुत ही कंसाइज हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, मतलब वो विजडम दिख रहा है। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग विद अस। बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके। वैसे ऑफ रिकॉर्ड तो हम ये सब बातें करते ही हैं, तो ऑन एब्सोल्युटली, रिकॉर्ड भी एब्सोल्युटली। आज हो ही गया, है ना। यस, यस, यस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।